कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उसने हमें बताया कि शेप कैसी हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो सकता है, स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी रह गई थी। और उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि सबसे पहली बात, इसमें भी कुछ असम्पशंस इंक्लूड किए गए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है कि उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है या सेंट्रल एटम जो होता है उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो सेंट्रल मेटल नेसेसरीली एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है और ध्यान रखना है जो लीगेंड है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना जाता है। क्या माना जाता है? इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो हम उसे कंसीडर करते हैं डाइपोल। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। पहली कंडीशन सीएफटी कहती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट है कि मेटल पॉजिटिवली चार्ज है और लिगेंड या तो नेगेटिवली चार्ज है या फिर अगर न्यूट्रल है तो उसमें एक डाइपोल जनरेट हो रहा होगा। तो डाइपोल है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो पार्ट होंगे, तो नेगेटिव पार्ट उसमें अपना रोल प्ले करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो 100% आयनिक होगा। कैसा होगा? 100% आयनिक। मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है या डाइपोल है और मेटल और लिगेंड के बीच में 100% आयनिक बॉन्ड बनेगा। 100% आयनिक बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, कॉपर सल्फेट, KCl, सीजियम क्लोराइड, ये सब कैसे होते हैं? सॉलिड। वेरी ट्रू। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कंसेप्ट कह रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्स और exist as crystalline solid. They exist as crystalline solid. Is it okay? इसीलिए क्रिस्टल वर्ड आया यहां पर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल क्लियर है। क्या चीज क्लियर है? मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, लिगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, मेटल और लिगेंड के बीच में 100% आयनिक बॉन्ड बनता है और कॉम्प्लेक्स जितने भी बन रहे हैं इसीलिए वो सब के सब कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दिस इज ओके। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये एक बेसिक डिस्कशन हुआ। इसके बाद ये कहते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है, यानी कि जो जनरली सेंट्रल एटम या आयन होता है, उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेटेड? डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड। कैसे है बच्चों? डीजेनरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेटेड? तो आंसर इज, ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आप सभी को पता है कितने होते हैं? 5। और ये सभी के सभी 5 की एनर्जी सेम होती है। जब सेम एनर्जी किसी ऑर्बिटल्स एक ही सबशेल के जिनकी सेम एनर्जी हो उन्हें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यही कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम या आयन है उसके डी ऑर्बिटल्स पांचों इक्वल होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। लेकिन जब लिगेंड इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो इनमें जो डीजेनरेसी है वो लॉस हो जाती है। एंड व्हाट डज दिस मीन कि डीजेनरेसी लॉस हो जाती है? ये अपन डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेम एनर्जी वाले हैं इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ये मूव कर जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं दो में। अब किस तरह से ये स्प्लिटिंग होती है ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम अब कर रहे हैं। दैट इज फोर्थ पॉइंट कह रहा है क्रिस्टल स्प्लिटिंग कैसे हो रही होगी। तो देखिएगा ये है डी ऑर्बिटल डीजेनरेटेड। कैसे डीजेनरेटेड? और लीगेंड्स की प्रेजेंस में इनकी एनर्जी बढ़ जाती होगी। पूछिए क्यों बढ़ जाती होगी? वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि जब मेटल्स के डी ऑर्बिटल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन है और लीगेंड भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और जब सेम चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन। इस तरह से जो नॉर्मल डी ऑर्बिटल्स थे वो सेम एनर्जी वाले हायर एनर्जी लेवल पे चल जाते हैं, या अगर हमने एनर्जी कंसीडर कर रखी है।
और फिर फाइनली दे स्प्लिट इनटू टू पार्ट. हाउ मेनी पार्ट? दे स्प्लिट इनटू टू पार्ट. नाउ क्वेश्चन इज why into two part, how into two part, ये पॉइंट टू बी डिस्कस्ड है. देखिएगा सभी बच्चे, इस तरह से ये दो में स्प्लिट हो जाता है. ये जो मैं स्प्लिटिंग अभी आपको बता रहा हूं, ये मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर रहा हूं. कोऑर्डिनेशन 6 में इस तरह से स्प्लिटिंग होती है. इस वाले स्प्लिटिंग वाले पॉइंट को बोलते हैं EG, E और G, और जो 3 में टूटे हैं इनको बोलते हैं T2G. तो दो में स्प्लिटिंग हो जाती है EG एंड T2G. जिस एनर्जी का रेस्पेक्ट में स्प्लिटिंग हो रही है इसे बोलते हैं बेरी सेंटर. क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बेरी सेंटर. रिपीट करते हैं, डी ऑर्बिटल जी डी जनरेटेड थे इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड. इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड. किसकी प्रेजेंस में? लीगेंड की प्रेजेंस में. हायर एनर्जी अटेन कर लेते हैं और फाइनली स्प्लिटिंग हो जाती है. ये थे डी जनरेटेड, ये हुए इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड, हायर एनर्जी, एंड ये हो गया स्प्लिटिंग. क्या हो गया है बच्चों? स्प्लिटिंग. सो डी जनरेटेड, फर्स्ट पॉइंट, सेम एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड गेट हायर एनर्जी एंड स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट. देखिए ये जो 5 में डिवीजन हो रहा है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर रहा हूं, और जब कोऑर्डिनेशन 4 की भी थोड़ी देर बात करते हैं, उसके अंदर 3 वाला ऊपर जाएगा, 2 वाला नीचे आएगा. क्यों होगा इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं. देखिएगा ये यहां तक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आपको. अब क्योंकि ये 5 का डिवीजन था और 10 इलेक्ट्रॉन थे, आ सकते थे इसमें मैक्सिमम 5 के ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो इसके डिवीजन के लिए हम ऐसा मान के लिखते हैं इन दोनों को कि यहां से और यहां तक की एनर्जी ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं डेल्टा O. व्हाट इज डेल्टा O हियर? दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. CFSE कहते हैं इसी को. और इनको फर्दर छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम यहां से यहां तक मान के चलते हैं 0.6 डेल्टा O का डिवीजन प्लस के अंदर, और यहां से यहां तक जो डिवीजन हो रहा है वो -0.4 डेल्टा O का डिवीजन यहां से यहां तक हो रहा है. इसी को हमने क्या लिख दिया है? CFSE भी बोल देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. तो फोर्थ पॉइंट दोबारा देखते हैं. जो मेटल्स थे उनके, जो सेंट्रल मेटल्स थे उनके जो 5d ऑर्बिटल्स थे वो डीजेनरेटेड थे, लेकिन लीगेंड की प्रेजेंस में वो थोड़ा सा हायर एनर्जी अटेन करके स्प्लिट हो जाते हैं. स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में होती है, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर और 3 ऑर्बिटल्स नीचे, जिसको EG और T2G कह रहे हैं. साथ ही जो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है उसको CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कह रहे हैं. देखिए क्रिस्टल वर्ड तो क्लियर था, फील्ड क्योंकि हम फील्ड में रख रहे हैं, लिगेंड्स के फील्ड में जब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो वो कुछ तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं, कुछ तरह के चेंजेस दिखा रहे हैं, स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं. सो अब 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां पर अपन. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि 2 और 3 में ही क्यों टूटा. तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा आंसर भी इसका हम डिस्कस कर पाएंगे. इसका रीजनिंग अगर अपन देखते हैं तो आप देखिए सभी बच्चे, इसका रीजन किस तरह से बन रहा है. वो ये है कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं हम जानते हैं वो 5 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं जो कि प्लेन में अरेंज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर्स, प्लेनर d ऑर्बिटल्स, यानी कि ऐसे कुछ. एक को बोलते हैं dxy, एक को dyz और एक को dxz. ये हम लोगों ने 11th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था. और बाकी जो 2 होते हैं वो एक्सियल्स होते हैं, यानी कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, और इसको हम लिख देते हैं dx2y2. और इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे बेबी लूथर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, dz2, जिसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो रहा होता है और फिर एक रिंग इस तरह से इसमें आ रही होती है. तो इसका मतलब ये 3 ऑर्बिटल्स तो कैसे हुए? जो कि प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं, और ये 2 कौन से हुए? एक्सियल है. अब ध्यान से सुनिएगा. एक
ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं। एक रूम जिसमें आप बैठे हो उसको इमेजिन कीजिए। उसके कॉर्नर्स पर जो आप देख पा रहे हैं, उन कॉर्नर्स पर अगर पॉइंट्स को देखें तो उन्हें हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं तो रूम्स के जो 6 दीवारें हैं उनके फेस के सेंटर पर, उसके फेस के सेंटर पे से जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल की तरफ आते हैं, रिपीट करते हैं, रूम्स के जो 6 दीवारें दिख रही होंगे आपको किसी भी क्यूब की, दो इस तरह से और दो ऊपर नीचे, इन दीवारों में पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से अगर लिगेंड्स बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं आप सभी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, रूम जिसमें आप बैठे हैं उसको इमेजिन कीजिए। उसके हर एक फेस के सेंटर से लिगेंड्स बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। तो देखिएगा इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। और जब लिगेंड इस जगह से आ रहा है तो वो डी ऑर्बिटल्स 2 तरह के थे, एक प्लेनर, 3 प्लेनर और 2 एक्सियल। तो ये जो लिगेंड आएंगे वो एक्सियल को ज्यादा रिपेल करेंगे। किसको ज्यादा रिपेल करेंगे? एक्सियल को। अगर कभी प्लेन से आ रहे होंगे लिगेंड्स, कब आएंगे वो अभी डिस्कस करूंगा। रिपीट कर रहा हूं, रूम को इमेजिन कीजिए, फेस के सेंटर्स, रूम की दीवारों के सेंटर से लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, उनको इमेजिन कीजिए। और ये सेंट्रल पॉइंट है उस रूम का। लिगेंड एक यहां से आ रहा है, 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 इस तरह से 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। और शेप कैसे बनती है? ऑक्टाहेड्रल। तो वो जो 6 लिगेंड्स आ रहे होंगे वो प्लेनर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे या एक्सियल को ज्यादा रिपेल करेंगे? आंसर है एक्सियल को ज्यादा रिपेल करेंगे। तो ये दोनों मिलकर ज्यादा रिपेल होंगे, और जब ज्यादा रिपेल होंगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और ये तीनों को कम रिपेल कर रहे हैं तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, एनर्जी लॉस नहीं की जा सकती, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो जितनी एनर्जी का लॉस यहां हुआ होगा उतनी एनर्जी का यहां पर इस जगह से एनर्जी गेन, इनका एनर्जी गेन होगा और इनका एनर्जी लॉस हुआ होगा, तो टोटल एनर्जी वही की वही रहेगी, कंजर्व रहेगी, जो एक्स्ट्रा गेन करने के बाद बची थी। तो इस तरह से ये T2G वाले 3 वो हैं जो प्लेनर हैं, dxy, dy, dxz, और ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सियल हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सब एनर्जी लेवल्स obtained by the crystal field splitting of degenerated d orbitals। जो d orbitals 2 सब एनर्जी लेवल्स में टूटे थे उनकी एनर्जी का गैप कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 के लिए स्प्लिटिंग कैसे होगी ये हम एक बार देखते हैं। देखिएगा आप सभी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी। ये है हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, और इस बार ये 3 ऊपर की तरफ गए और 2 नीचे की तरफ आए। बैरी सेंटर अभी भी वही है जहां अपन पहले सोच रहे थे, सेम वही सिस्टम। इस बार इसका नाम है T2 और इसका नाम है E। इस बार G नहीं लगा रहे हैं इनमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो G लगाते हैं, जस्ट टू इंडिकेट, जस्ट टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल। या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के स्प्लिटिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए ध्यान रखिएगा, G ज्यादा वाले में जो बड़ा है उसके आगे, नाम के आगे हम G लगाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में G लग रहा है, ये आप करने की ट्रिक है। द डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इनमें T2 और E लिखते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने T2G और E लिखा था। तो यहां पर E और यहां पर T2 आ रहा है, दिस इज ओके। इस बार ये चेंज होगा, प्लस 0.4 डेल्टा T लिखेंगे इस बार, क्योंकि हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। एंड माइनस 0.6 डेल्टा T is defined for this one। अगेन ये फिर से वही CFSE कहलाएगा, लेकिन इस बार रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कहानी बनती है। अब फिर क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, इस बार 3 ऊपर और 2 नीचे क्यों? फिर से आपका रूम आपको ये समझाएगा। आपके रूम को फिर से इमेजिन कीजिए, 2, 4 और 6 दीवारें इमेजिन कीजिए। इस बार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिएगा सभी। इन रूम, जिस रूम में आप खड़े हुए हैं, जिस रूम में आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, उसी को इमेजिन कीजिए। और इमेजिन कीजिए 2 कॉर्नर्स, एक रूम के 2 कॉर्नर्स, ऊपर वाले 2 कॉर्नर्स और नीचे वाले 2 डायगोनल से, 2 कॉर्नर से, 2 ऊपर से लिगेंड्स आ रहे हैं, 2 नीचे से लिगेंड्स आपके पास आ रहे हैं। इस तरह से 4 लिगेंड्स आ रहे हैं किसके पास? सेंट्रल मेटल के पास। और अब देखिएगा ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मेटल, और यहां से एक आ रहा है
यहां से एक आ रहा है, एक इस जगह से आ रहा है, एक इस जगह से आ रहा है। तो इस बार जो लीगेंड आ रहे हैं वो प्लेनर डायरेक्शन में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? प्लेन्स में आ रहे हैं। और जब लीगेंड प्लेन्स में आ रहे होंगे तो रिपेल कौन से होंगे? प्लेन वाले या एक्सियल वाले? कॉमन सेंस, प्लेन वाले। दोबारा इमेजिन कर लीजिए, रूम के ऊपर वाले हिस्से से डायगोनली दो लीगेंड्स आ रहे हैं और नीचे वाले अपोजिट से फिर दो आ रहे हैं। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट। दो अगर इस जगह से आ रहे हैं, यहां से और यहां से आ रहे हैं, तो एक्सियल्स को इफेक्ट नहीं करेंगे, प्लेन्स को इफेक्ट करेंगे। यानी प्लेन्स यानी इन तीनों को इफेक्ट करेंगे और एक्सियल अनइफेक्टेड रहेंगे। इस तरह से T2 वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और E वाले की एनर्जी नीचे आ जाएगी। इस तरह से कोऑर्डिनेशन में 4 में स्प्लिटिंग हमने इमेजिन की। तो क्लियर है CFT का फोर्थ पॉइंट भी कि किस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अब हम एक और पॉइंट पर यहां जा रहे हैं और उसके बाद इसके बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पार्ट पर भी जाएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, वो है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुआ था, जो VBT नहीं समझा पाई थी, वो CFT किस तरह से समझा पा रही। बेथे और वेन ब्लैक ने 1930 में जो CFT हमें बताई, उसमें अब हम एक बार नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? देखिएगा सभी बच्चे, ये हमारे पास है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स जो हायर एनर्जी लेवल अटेन कर चुका है और उसके बाद स्प्लिटिंग हो चुकी है। और इस गैप को, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कह रहे हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुझे फिल करना है D5। तो D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें तो हम सभी को पता है कैसे भरते थे अपन, 1 2 3 4 5। लेकिन यहां पर किस तरह से फिल होगा? 1 2 3 के बाद यहां जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर जाएंगे। ये डिसाइड करेगा कि लीगेंड कौन सा जुड़ा हुआ। तो देखिएगा, दो पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां फिल करना है, दोनों जगह पर। अगर यहां फिल किया तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोल रहे हैं, इसका नाम है T2G और इसका नाम है EG। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बोल रहे हैं T2G 5 EG 0। थोड़ा अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ध्यान से सीखिएगा। जो VBT में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोस में, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लीगेंड कुछ बताने की कोशिश की थी और कहा था CFT समझाएगी। तो अब CFT समझा रही है, ठीक है। CFT किस तरह से बता रही है देखिएगा, या तो ऐसा होगा और या फिर D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन T2G 3 और EG 2 हो सकता है। उस केस में क्या होने वाला है? ऐसा कुछ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स हम कहां फिल करेंगे? ऊपर की तरफ फिल करेंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज क्लियर हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की जगह ऊपर भेजने पड़ रहे हैं तो हमें ज्यादा एक कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा O या डेल्टा T। इसको बोल रहे हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। और अगर हम ऊपर नहीं भेज रहे हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स यहां करवा रहे हैं, तो एक एनर्जी देनी पड़ रही है, उसको बोल रहे हैं पेयरिंग एनर्जी। तो एक टर्म हम सीख रहे हैं पेयरिंग एनर्जी, और दूसरी टर्म हम सीख चुके हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या था? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सब एनर्जी लेवल्स ऑफ स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है कंपैरेटिवली, मान लीजिए पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इस केस में आराम से पहले पेयरिंग करवाई जाएगी। और अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाए जाएंगे। तो ये दूसरा केस हो गया, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा। तो जब भी ऐसा हो कि पेयरिंग एनर्जी कम हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे पहले भरे जा रहे हो, तो ऐसे लीगेंड्स कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स। और जब कभी भी ऐसा हो कि पेयरिंग एनर्जी बड़ी है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो ऐसे लीगेंड्स कहलाते हैं वीक फील्ड लीगेंड्स। तो लीगेंड्स दो तरह के हो गए प्यारे बच्चों, वीक फील्ड लीगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स। अब ये जितने भी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स हैं, इनको एक्सपेरिमेंटली वैल्यू डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन वीक फील्ड है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड से बेथे और वैन डायक ने कहा कि वाटर की जो फील्ड स्ट्रेंथ है
उसको हम बोल रहे हैं 1.0। वाटर की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1.0 है, उससे पहले वाले जितने भी हैं उनकी कम है, इसलिए दे आर कंसिडर्ड एज वीक फील्ड लिगेंड्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड कौन है? जिनकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो पेयर नहीं करके ऊपर भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और ये बाकी जितने भी दिख रहे हैं आपको, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसे हैं ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ is termed as spectrochemical series, is termed as spectrochemical series। ये जो है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। जैसे अमोनिया के रेस्पेक्ट में EGTA वीक है, लेकिन EN अमोनिया से ज्यादा है, तो रिलेटिव है। कई बार क्वेश्चंस में डिफर करेंगी ये वैल्यूज, कई बार समटाइम्स किसी को वीक और कई बार वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में कुछ बॉर्डर लाइन केसेस भी होंगे। उनमें से NCS माइनस EDTA माइनस मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि वो चिलेटिंग लिगेंड्स बना रहे होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसीडर करे जाते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चिलेटिंग लिगेंड याद होगा सभी को, मेटल के साथ जब कोई बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड जुड़ता है तो एक रिंग बना लेता है, क्रैब वाली रिंग बना लेता है, जो ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। दोबारा डिस्कस करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर बेस, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बहुत IBr SCN Cl सब वीक फील्ड स्ट्रेंथ, वीक फील्ड लिगेंड्स है, CO CN EN अमोनिया ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कुछ मॉडरेट भी है इनमें से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं? जिनमें पेयरिंग होना आसान हो। वीक फील्ड कौन से होते हैं? जिनमें पेयरिंग होना आसान ना हो। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? भाई अगर एक ही ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इंसर्ट करेंगे, यानी कि पेयरिंग करवाएंगे, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो यही क्या कहलाएगी? पेयरिंग एनर्जी। वो एनर्जी देनी पड़ेगी पेयर करने के लिए, उसे पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो वीक फील्ड में पेयरिंग आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग आसान है कि मुश्किल है? आसान है, विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिटिंग एनर्जी। इस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी। कुछ और एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे और अरेंजमेंट ऐसे, और कोऑर्डिनेशन 4 में इस तरह से अरेंजमेंट है। इसका नाम हम EG और T2G रख चुके हैं, और इसको हमने सिर्फ T2 और E बोला, ये हम याद भी रख चुके हैं। अब देखिएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D7 अगर वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चेंजेस आएंगे। वीक फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब क्या है? यानी कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो वीक फील्ड लिगेंड है। इन दोनों ही केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोनों ही केस में ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में किस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी बात शुरू कर लेते हैं। यहां पर आप सभी को पता है T2G और EG लिखेंगे, और यहाँ T2G और EG लिखेंगे। सेम विल बी द केस हियर। यहाँ E पहले आएगा, फिर T2 आएगा, E पहले आएगा, फिर T2 आएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक 7 भर लेते हैं। देखिए कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मली अगर भर रहे हैं तो ऐसा भरेंगे। कब? जब पेयरिंग एनर्जी इजी हो रही है, उस केस में। जब पेयरिंग एनर्जी इजी हो रही है उस केस में हम इस तरह से फिल कर रहे होंगे। इज इट ओके? तो देखिएगा ये कब है? जब पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम यानी कि ये केस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2J6 EG1। और अगर बात करें दूसरे केस की, देखिएगा सभी बच्चे, द सेकंड केस इज कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं करनी है, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना है पेयरिंग को। लेकिन जब टोटली 5 भरे गए तो 2 और भरने पड़ेंगे D7 के केस में, इसलिए वी हैव टू फिल दिस। इन दैट केस अब क्या होगा ये देखिएगा सभी बच्चे। अब इस केस में ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए O लिखना है, राइट? इनके लिए T आएगा। तो इस केस में देखिएगा क्या आ जाएगा, T2G5 EG2। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है।
ये वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम चाह रहे थे हमारे बीबीडी के क्वेश्चंस में, लेकिन जो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा था वो इस तरह का आ रहा था। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब वही CO CN माइनस इस तरह के। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये नॉर्मल तरीके से भर रहे हैं जैसा अब तक भरते आए थे, यानी कि नॉर्मल यानी कि वीक फील्ड जब आप पेयरिंग अवॉइड कर रहे थे। तो इस केस में क्या होगा E4 T2 3। और अगर केस लेते हैं पहले पेयरिंग करवाने का तो देखिए क्या होगा, इधर भरा फिर पहले पेयरिंग कराइए फिर भी यही रह गया। तो देखिएगा कितनी अच्छी चीज सीख रहे हैं कि दरअसल कुछ एग्जांपल्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का भी फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है इस केस में। अब मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे D5 के लिए फिल करना पड़ता, तो हम कैसे फिल करते देखिएगा सभी बच्चे। फिर से हम भरते पहले 1 2 3 4 5। इन दैट केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता E2 और T2 3। और यही अगर कहानी हम बात कर रहे होते स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए तो देखिएगा फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड में कोशिश करनी है पेयरिंग करानी है, तो पेयरिंग मींस ऐसे और एक ऊपर जाता। तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी E4 T2 1। तो D7 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग में फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये क्लियर है सभी को? मेक इट मोर क्लियर, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं अगर आपको डाउट आ रहा है तो। दिस इज दिस, यहां आ गया 4, यहां आ गया 1। ये किसके लिए बात करी है हमने? दिस इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो रहे थे, इसका कारण CFT समझा रही है। अब CFT का एक और बड़ा बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, एंड दैट इंपॉर्टेंस इज कि ये कलर्स के बारे में भी बताती है। और कलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड्स में पूछा जाता है, और कलर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हम, ये अपन एक बार देखते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितने भी होते हैं वो ज्यादातर कलरफुल होते हैं। उसका कारण क्या है उसको हम एक लाइन में याद कीजिए जो बार बार बोर्ड में भी आता है, DD ट्रांजिशन। होता क्या है DD ट्रांजिशन? सबसे पहली चीज क्वेश्चन पूछ जाएगी व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कलर, तो याद रखना है DD ट्रांजिशन। ये वर्ड याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है DD ट्रांजिशन। होता क्या है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कहीं से व्हाइट लाइट आई, इस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी गेन करी और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया। जब ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, और जब हायर एनर्जी स्टेट में गया तो स्टेबल हो नहीं सकता, तो उसे वापस आना होगा। जब ये वापस आएगा नीचे तो एक एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी लूज। और वो जो एनर्जी होगी वो विजिबल रीजन में लाई करेगी। किसमें लाई करेगी? विजिबल रीजन में। देखिएगा ये बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको मैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की जो ट्रिक है वो क्या है? वो है ये, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस ने वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब किया है तो वो येलो नजर आएगा। अगर किसी ने ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज नजर आएगा, और ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू नजर आएगा। देखिएगा विबग्योर तो आपने सुना है, उसमें से आई हटा दीजिए। आई मींस मैं हटा दीजिए, मैं कभी काम का नहीं है। आई हटा दीजिए, वॉयलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज और ग्रीन का रेड। ये मैंने क्या सिखाया आपको? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। यानी कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स है COCl2 2+, अगर ये वॉयलेट नजर आ रहा है तो इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? येलो। CONS3 रेड नजर आ रहा है तो इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? ग्रीन। CONS3 येलो ऑरेंज नजर आ रहा है, येलो ऑरेंज, यानी कि इसने वॉयलेट और ब्लू के बीच का कोई कलर एब्जॉर्ब किया होगा। पेल येलो यानी कि हल्का येलो एब्जॉर्ब किया कलर नजर आ रहा है तो वॉयलेट की तरफ चला जाएगा। ब्लू इज ऑरेंज, पर्पल यानी इन दोनों के बीच का, वॉयलेट और ब्लू का, तो वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा? और येलो ऑरेंज। तो इस तरह से कलर्स को समझा रहे हैं। देखिए फिर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा कौन से वाले हिस्से से? व्हाइट लाइट से, जो हम उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। और व्हाइट लाइट से जब एनर्जी इंसिडेंट की गई तो एनर्जी गेन करके हायर लेवल पे जाएगा, और हायर लेवल से फिर वापस जब आएगा तो वो क्या करने वाला है? वो एनर्जी लूज करेगा जो विजिबल रीजन में होगी, और जिसको हम इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर से समझा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम से समझा सकते हैं।
अब कितने कलर हम याद रखें ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए आप एनसीईआरटी में जितने भी गिवन है उन्हें याद रखिए। वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में भी दिखा रहा हूं, उन कलर्स को जरूर से ध्यान रखिएगा किस तरह से वो कलर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो कलरफुल नहीं होते हैं, तो उनका कारण होगा उनमें डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा। जैसे अगर D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले कंपाउंड कैसे होंगे? कलरलेस। स्पेशली जिंक के ऐसे कंपाउंड्स होंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये मैं एक छोटी सी स्लाइड के थ्रू आपको बता रहा हूं। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंक्लूड्स की सबसे बड़ी जो बात है वो इसमें यह है कि एस और पी ऑर्बिटल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। साथ ही इसमें पाई बैक बॉन्डिंग जैसा कुछ इमेजिनेशन नहीं है, और ये 100% आयनिक बॉन्ड को इमेजिन करता है। तो 100% आयनिक बॉन्ड तो NaCl में ही नहीं होता, या सीजियम क्लोराइड में ही नहीं होता, सीजियम फ्लोराइड में नहीं होता। तो इसका मतलब इट कैन नॉट एक्सप्लेन पार्टली कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी उसमें हमने वाटर को स्ट्रॉन्गर लिगेंड माना था और OH- को कम माना था, यानी कि उल्टा हो रहा है। जो नेगेटिव फील्ड चार्ज डेंसिटी है, जिसकी जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, उसको भी हम वीक मान रहे हैं। जबकि अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज और न्यूट्रल में से किसी को अडॉप्ट करना पड़े तो इट शुड बी मोर नेगेटिव वाले को एक्सेप्ट करना चाहिए। साथ ही बहुत सारी अजम्पशंस ऐसी थी, जिसे जब मैं बोल रहा हूँ लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना था, इसका मतलब एनायनिक जो है वो ज्यादा अच्छे आने चाहिए थे। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे एनायनिक लिगेंड जैसे Cl-, I-, SCN-, ये लो एंड ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आ रहे हैं, यानी कि वो वीक फील्ड है। इस तरह से 100% आयनिक ना होना, एक ये याद रखें आप जरूरी, और दूसरा याद रखें कि लिगेंड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ कोई ढंग से नहीं बता पाई थी। हम ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद जरूर रखें। तो CFT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो हम बात कर रहे थे लिमिटेशंस की, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपके सामने लेके आऊंगा आइसोमेरिज्म जो बच रहा है इसमें, और साथ ही बच रही है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एंजॉय केमिस्ट्री, लव केमिस्ट्री, घर बैठ के पढ़ते रहिए NCERT की।